फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था जिसमें हमने क्या अपना WBC था वो कंप्लीट कर चुके थे। ब्लड में हमने बताया था आपको 3 टाइप की सेल्स होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हम अपनी WBC कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को बोलते हैं हिंदी में रक्त बिंबाणु, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। तो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्लोटिंग सेल होती है। क्लोटिंग सेल का मतलब होता है कि ये क्या काम करती है, ये रक्त का थक्का जमाने में जो हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमाती है, क्या केमिकल रिएक्शन होती है ब्लड क्लोटिंग होने के लिए, ठीक है। तो इनकी थोड़ा पहले प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होती है हमारे ब्लड में वो कितनी होती है? लगभग 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि पर 100 ml हीमोग्लोबिन में कितना होता है? 4.5 से 5.5 लाख तक का इनकी क्वांटिटी होती है। फॉर्मेशन बनती कहाँ पे है ये? तो ये बनती है बोन मैरो में। येलो बोन मैरो में क्या होता है? प्लेटलेट्स बनती हैं। लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल इनका होता है वो होता है 7 से 10 दिन का, ठीक है। डेथ कहाँ पे होती है? तो डेथ होती है ब्लड में और स्प्लीन में, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको इसका बताया है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग का काम करती है, रुधिर का थक्का जमाने का काम करती है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने का। तो ब्लड क्लोटिंग, अब आप बोलोगे कि कैसे, कहाँ पे? मान के चलो हमें कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा ब्लड निकलने लग जाता है बॉडी से। तो वहाँ पे उस चोट को जो बिल्कुल उसको रक्त को जमाने का वहाँ पर काम करते हैं ताकि हमारा ब्लड ना निकले। तो वो काम कौन करता है? वो काम प्लेटलेट्स ही करती है। अब उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में जो थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। तो वे कौन कौन से होते हैं? तो वे होते हैं हमारे क्लोटिंग फैक्टर। तो वे अब हम पढ़ेंगे। तो कुछ प्रोटीन होता है, कुछ विटामिन होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं वे अब हम देखेंगे। तो कुछ क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। एक सेकंड रुको रुको, इनको एक बार मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है। हाँ चलो, अब ठीक है। तो क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। तो मैं आपको बताया था कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये कौन क्या किस चीज़ में पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे कि ये भैया ये तो हमने प्लाज्मा में पढ़े थे कि प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। ये तो हमने कहीं में पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे उसमें प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये ही प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग का काम कराते हैं। इसमें सबसे, अगर मैं बोलूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा मिनरल होता है, कौन सा विटामिन होता है जो भाग लेता है, या कौन सा विटामिन जो हेल्प करता है। तो वो क्या होता है? वो होता है विटामिन के। तो विटामिन के होता है जो वो क्या काम करता है? वो काम करता है ब्लड क्लोटिंग कराने में हेल्प कराता है वो। और कौन सा मिनरल या आयन होते हैं? तो मिनरल या आयन की बात अगर हम करें तो वो कौन से होते हैं? वे होते हैं कैल्शियम, ठीक है। तो मिनरल या आयन की बात करूँ तो मैं कौन से होता है? कैल्शियम। और विटामिन की बात करूँ तो विटामिन के। प्रोटीन की बात करूँ तो इसमें 4 टाइप के प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ठीक है। और कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो हमें बाय जनरेशन मिलते हैं, अनुवांशिक होते हैं ये, ठीक है ना। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं? तो क्लोटिंग फैक्टर 7 और क्लोटिंग फैक्टर 9। ये क्या होता है? ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है ना। ये मतलब बाय बर्थ मिलता है और ये बहुत हेल्प करते हैं किसमें? ये जो ब्लड क्लोटिंग है इसको होने में बहुत हेल्प करते हैं। वे होते हैं क्लोटिंग फैक्टर 7 और क्लोटिंग फैक्टर 9। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। इससे आप अब समझ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है ना।
तो आप सपोज करो जिस हिस्से में हमें को चोट लगी है, ठीक है, तो जिस हिस्से में हमें चोट लगती है वहाँ की क्या हो जाती है, वहाँ की भैया मांसपेशियाँ क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो डैमेज होगी तो वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, लगातार ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे ब्लड में मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में एक मिनरल होता है, कौन सा मिनरल होता है कि भैया वो कैल्शियम होता है। ठीक है, आपको पता है कि खून में कौन सा मिनरल होता है, तो वो होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होता है, तथा एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो वैसे तो ब्लड में प्रोटीन तो थ्रोम्बिन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, फाइब्रिनोजन भी होता है, एल्ब्यूमिन भी होता है। इनके मैं आपको पहला बताया था एल्ब्यूमिन का और इनका, तो जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे। तो आप ये याद रखोगे, एक मिनरल होता है कैल्शियम और एक केमिकल, ये एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो हमें ब्लड क्लोटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन बट एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर भी होता है, तो मैं आपको बताया था कि एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है। तो हमने डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था जो कि जो बेसोफिल्स होती है वो एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर, जो डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल सेल होते हैं ना, वे एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर, एंटी क्लोटिंग फैक्टर बनाती है। वो क्या होता है, तो वो होता है, उसका नाम है हिपेरिन, ठीक है ना। तो बनाती कौन है, तो बेसोफिल्स बनाती है, ठीक है, हिपेरिन बनाती है, जो सबसे कम होती है हमारे ब्लड में, लगभग 0.1 से 0.5 के परसेंट के लमसम होती है। तो हिपेरिन जो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता, ठीक है। देखो मान के चलो कहीं चोट लग गई, लेकिन वहाँ पे हमारे ब्लड में कैल्शियम भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, ये ब्लड क्लोटिंग कराते हैं। लेकिन एक एंटी ब्लड क्लोटिंग क्लोटिंग एजेंट होता है हिपेरिन, जो ब्लड क्लोटिंग होने से रोकता है, ठीक है। तो अब ब्लड क्लोटिंग होगी कैसे, यानी कि रुधिर का थक्का कैसे जमेगा, अब वो चीज़ देखेंगे। हिपेरिन जो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता, सो जिस जगह पर चोट लगी है वहाँ की मांसपेशियाँ एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है ना। जहाँ से मान के चलो हमारी जो मसल्स होती है, वहाँ की मांसपेशियाँ होती है, वे डैमेज हुई, वहाँ एक वे केमिकल रिलीज करेगी जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। तो वहाँ की जो वो होती है मसल्स होती है, वो क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलता है, वैसे ही हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तभी मसल्स रिलीज करते हैं जब उन्हें क्या हो जाती है, वे डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के साथ मिलता है, तो वो जो हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन, वो क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है, यानी कि वो सक्रिय नहीं होता उस टाइम तक, इनएक्टिवेट होता है। तो वो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलता है, तो वो इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन को यानी कि अक्रिय प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, एक्टिवेट थ्रोम्बिन में बदल देगा। उसके बाद क्या होगा फिर, तो वो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होते हुए क्या क्या कर देता है, वो हिपेरिन को जाकर डीएक्टिवेट कर देता है। तो आप बोलोगे कि हिपेरिन डीएक्टिवेट कैसा हुआ, तो हिपेरिन डीएक्टिवेट हुआ कि जो हमारी मसल्स थी उसने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिला, कैल्शियम के साथ। तो उनने इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन में बदल दिया। और जो थ्रोम्बिन है, वो थ्रोम्बिन ने जाकर हिपेरिन को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन होती है जो अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो रिएक्शंस क्या है, तो रिएक्शंस है कि हमने सबसे पहले क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन था, वो थ्रोम्बोलिन थ्रोम ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन था, वो डीएक्टिवेट था। तो क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कौन कौन मिले, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर इस प्रोथ्रोम्बिन को जो डीएक्टिवेट था उसको क्या कर दिया, इन्होंने एक्टिवेट थ्रोम्बिन में बदल दिया। इस एक्टिवेट थ्रोम्बिन ने क्या काम करा, जो हिपेरिन था उसको डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि अब वो ब्लड क्लोटिंग में कोई भी वो नहीं करेगा, जब वो डीएक्टिवेट ही होगा तो वहाँ पर आराम से ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, ठीक है। तो फिर जो थ्रोम्बिन था और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, थ्रोम्बिन और प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब मिलेंगे वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, धागेनुमा प्रोटीन होता है, मतलब ऐसे हल्के हल्के धागे से बनाएंगे वे, जिससे ब्लड बाहर ना निकला, उसको बोलते हैं फाइब्रिन, ठीक है। वो क्या होता है,
थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर क्या काम करते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं, धागे नुमा प्रोटीन होती है जो उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, डन। फिर क्या होगा, फिर वो फाइब्रिन और प्लस प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और प्लेटलेट्स जब मिलती है, ठीक है ना, फाइब्रिन और प्लेटलेट्स मिलकर वो बिल्कुल उसको जाम करेगी, उसको बिल्कुल रोक देगी और ब्लड क्लोटिंग का काम करेगी। ठीक है, ये थी हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो इनको एक बार फिर से एक बार देख लें। ठीक है ना, जो प्रोथ्रोम्बिन था वो डीएक्टिवेट था और हिपेरिन था वो एक्टिवेट था। तो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन आप बोलोगे कि जहाँ की सेल्स वो हुई डैमेज, उसने क्या एक रिलीज किया, क्या किया रिलीज, उसने उसने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिला और प्रोथ्रोम्बिन जो डीएक्टिवेट एंजाइम था वो क्या होगा, एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन में चेंज होगा। ठीक है, जो थ्रोम्बिन एंजाइम है फिर उसने क्या किया, जाकर हिपेरिन को डीएक्टिवेट किया। अब हिपेरिन जब डीएक्टिवेट होगा तो अब क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ब्लड क्लोटिंग हो सकती है। तो अब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है। ठीक है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है। अब बोलोगे फाइब्रिनोजन क्या है, तो ये भी एक प्रोटीन है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, प्लेटलेट्स में भी और प्लाज्मा में भी, और पीछे भी पढ़ा अभी हमने। तो थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है तो फाइब्रिन धागे नुमा स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जिसको धागे नुमा प्रोटीन बोलते हैं। फिर वो धागे नुमा स्ट्रक्चर फाइब्रिन जब प्लेटलेट्स के साथ मिलते हैं तो वो क्या काम करेगी, वो काम करेगी ब्लड क्लोटिंग का। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे पूरा ब्लड क्लोटिंग होगा, जहाँ पे हमें चोट लगी वहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग का काम होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक काम करते हैं कि किसी भी केमिकल की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि उत्प्रेरक उसमें हमने क्या किसके बारे में पढ़ा था, उत्प्रेरक कौन काम करते हैं वहाँ, तो वहाँ पे एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, इसमें ही ऐसा उत्प्रेरक का काम कौन करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है विटामिन के। ठीक है, तो काम कौन करता है, विटामिन के काम करता है। और फैक्टर होते हैं, मैं बताया था कि क्लोटिंग फैक्टर 9 और 7 होते हैं, वो भी कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह ही काम करते हैं। ये होते हैं जो फैक्टर 9 और 7 ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं। और अगर ये फैक्टर न हो तो इस बीमारी को हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया इसको बोलते हैं। तो हमें क्या होगा भाई, अब अगर फैक्टर 9 या फैक्टर 7 हमें नहीं मिले बाय बर्थ तो हमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होने, ब्लड क्लोटिंग होने में प्रॉब्लम होगी। तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हुई तो इससे हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होती है, एक बीमारी होती है, कब नहीं हो, कब होती है ये, जब हमारे हमें फैक्टर 9 और फैक्टर 7 नहीं मिलते। ये क्या होती है, एक जेनेटिक डिजीज होती है। ठीक है, यानी कि अनुवांशिक एक बीमारी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, ओके ओके, चलो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम, इफ बॉडी के अंदर, यदि बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो गई तो इस बीमारी को, यानी कि ब्लड, आप बोलोगे कि ब्लड क्लोटिंग होने से रोकता कौन है, ये बताओ आप मेरे को। तो आप बोलोगे कि भैया हिपेरिन रोकता है। और हिपेरिन रोकता है जब अगर ब्लड क्लोटिंग फिर भी हो रही है नसों के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हिपेरिन की कमी होगी। तो इफ अगर बॉडी हमारे अंदर ब्लड क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के अंदर ही खून का थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगी, हमारी सारी वेन होगी, नसें होती है वे जाम हो जाएगी, ब्लड रुक जाएगा। इससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी होने के चांस होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ब्लड क्लोटिंग होता है तो उस बीमारी को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। हिंदी में भी इसको थ्रोम्बोसिस ही बोलते हैं। ठीक है ना, यदि हमारी बॉडी हिपेरिन बनाना बंद कर देती है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हिपेरिन बनाता कौन है, तो आप बोलोगे कि भैया हिपेरिन में डब्ल्यूबीसी होती है जो, उसमें डब्ल्यूबीसी के टाइप में हमने पढ़ी थी बेसोफिल्स। ठीक है ना, बेसोफिल्स पढ़ी थी, जो ब्लू कलर की होती है, ये क्या काम करती है, ये हिपेरिन बनाने का काम करती है। ठीक है, और अगर ये हिपेरिन बनना बंद हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाता है। किसके लगाता है, हिपेरिन के आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन बनते किस है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको हेरोडीन बोलते हैं, और ये जोंक के सलाइवा से प्राप्त होता है। जोंक होती है उसके सलाइवा से मिलकर बनता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, जब हम
ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ब्लड डोनेट करते हैं और जिस पैकेट में ब्लड रखा जाता है तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, उसमें आर्टिफिशियल कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। तो ये अदर नॉलेज है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो इसको याद करना चाहते हो तो ठीक है, बट ये याद कर ही ले तो बेहतर होगा। वैसा इम्पोर्टेंट है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जिस पैकेट में ब्लड को रखा जाता है उसमें ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती, तो उसमें कुछ आर्टिफिशियल केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे ब्लड क्लोटिंग ना हो, यानी कि उस रक्त के क्या ना जमे, थक्के ना जमे। तो वे कुछ केमिकल कौन कौन से होते हैं, तो एक का नाम है कैल्शियम सिट्रेट और एक का नाम होता है सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उसमें पैकेट में ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, ठीक है, डन। अब उसके बाद देखें, अगर प्लेटलेट्स क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा होता है, यानी कि प्लेटलेट्स में क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस उस बीमारी को बोलते हैं। या और अगर प्लेटलेट से क्लोटिंग फैक्टर कम है तो उससे क्या होगा, फिर क्या होता है, ब्लड नहीं रुकेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, ब्लड नहीं रुकेगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, फिर थ्रोम्बोसिस उस बीमारी को बोलते हैं कि जब नसों के अंदर क्या जमने लगता है, खून जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बाद में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप उसको बोलते हैं एबीओ सिस्टम, यानी कि सबसे पहले टोटल 8 ब्लड ग्रुप बने थे, ठीक है। सबसे पहले कितने ब्लड ग्रुप बने थे, 8 ब्लड ग्रुप बने थे। आज उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है जो एबीओ सिस्टम होता है, वो इज द फादर ऑफ एबीओ, यानी कि ए ग्रुप, ए ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ भी होता है, ब्लड ग्रुप ए भी होता है, ठीक है ना। तो एबीओ, तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं यार, वो इज द फादर ऑफ एबीओ। तो ब्लड ग्रुप के फादर किसको बोला जाता है, तो कार्ल लैंड स्टीनर को, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 19 में क्या किया था, 1900 में खोजे थे, कौन कौन से ब्लड ग्रुप खोजे थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो 1900 में कौन कौन से ब्लड ग्रुप खोजे थे, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और इसी के चलते हुए इन्हें 1930 में क्या मिला था, इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से मिला था, किसके लिए मिला था, बायोलॉजी में मिला था इन्हें, ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। ए बी वाज डिस्कवर्ड बाय डक्सटिलियो एंड स्ट्रली, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी था उसकी खोज किसने करी थी, उसकी खोज 2 साइंटिस्ट थे, डक्सटिलियो और स्टर्ली, 1902 में, यानी कि 1902 में इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब हम ग्लाइकोप्रोटीन के बने होता है, ये चीज़ें आप जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो आप यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे ब्लड में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज होती है, जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। अब ये कैसा पता चलेगा, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन को ए जी लिखते हैं और एंटीबॉडी को ए बी लिखते हैं, यानी कि हिंदी में एंटीजन को प्रतिजन और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजन क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं क्या, एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होता है, ये प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी पर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। और जो आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। आई बात समझ में। अब 2 पार्ट होते हैं एंटीजन के भी और एंटीबॉडी के भी। अब देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे, 2 पार्ट होते हैं, तो आरबीसी पर पाए जाते हैं एंटीजन और डब्ल्यूबीसी पर पाए जाते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं एंटीजन के भी और एंटीबॉडी के भी। एंटीजन के भी ए बी होते हैं और एंटीबॉडी का भी ए बी होगा। अब आप कहोगे कि आप ये बताओ आप हमें कि भैया ये ब्लड ग्रुप पता कैसे चलेंगे, ठीक है। तो पता कैसे चलेंगे, अब ये चीज देखो, देखो आपको पता आरबीसी के सरफेस पर क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। तो जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है
सेम वही आपका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, बात खत्म। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो भी होता है एंटीजन वही क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा। और उसका जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा एंटीबॉडी। ठीक है, अभी देखो जैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मान के चलो आप एंटीबॉडीज है ए, वो सॉरी एंटीजन है ए, यानी कि आरबीसी पे क्या है ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। और एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बिल्कुल उसकी उल्टी होती है, तो एंटीबॉडी क्या होगी आपके ब्लड में, तो एंटीबॉडी होगी बी। ठीक है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप आप बोलोगे कि जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप भी बी होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी ए। ठीक है, अगर एंटीजन ए भी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी आपके ब्लड में नहीं होगी। ठीक है, अगर एंटीजन कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ और एंटीजन होगा ए और बी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यानी कि जो एंटीजन होगा, यानी कि जो आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं उनको एंटीजन बोलते हैं, यानी कि जो एंटीजन होगा वही आपका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। और जो ब्लड ग्रुप होगा यानी कि जो एंटीजन होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एंटीबॉडी होगी। ठीक है, सेम ब्लड में जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप इनको नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इससे भी डिटेल में कुछ। चलो ठीक है, ठीक है, डन। अब आप बोलोगे कि भैया आप हमें ये बताओ कि हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे हम ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके एंटीजन क्या होगा, तो एंटीजन भी यही होगा क्या, बिल्कुल होगा। और एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी भी होगी क्या। तो आप एक बात याद रखो कि हम डोनेट और एक्सेप्ट उसी से ही कर सकते हैं जो हमारी एंटीबॉडी के जैसा होगा, या जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगी उसे दे सकते हैं या उससे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक सब बात सपोज करो, आपका एंटीबॉडी है बी और आपने एंटीबॉडी ए वाले को किसी को ब्लड दे दिया, तो क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे कि क्या हो सकता है भैया, उसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी और वे क्या हो जाएगी, सेल्स आपस में एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसका एंटीबॉडी ए है उसकी एंटीबॉडी बी है। वो समझेगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल ब्लड में आया तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करेगी, अपना मारने का काम स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो ब्लड क्लोटिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ब्लड के थक्के जमने स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, तो ब्लड ग्रुप ए और एंटीजन ए, एंटीबॉडी क्या होगी उसमें बी होगी। तो डोनेट किस किस को कर सकता है, जिसके, तो डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को। ठीक है, ए को और ए बी को कैसे कर सकता है डोनेट, तो आप एक बात देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी क्या है, बी है, एंटीबॉडी क्या है बी है। और डोनेट कर सकता है ए बी वाले को भी कर सकता है, तो यानी कि ए वाले को तो दे ही सकता है खून, और दे किसको भी सकता है, ए बी वाले को भी सकता है, क्योंकि ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है ना, तो दे किसको सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए में एंटीबॉडी है बिल्कुल ए के जैसी, तो चल जाएगा। ए में और ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो उसमें भी जाकर वो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं आया तो डब्ल्यूबीसी उस चीज़ को वो ही नहीं करने की, नहीं उनकी जो सेल्स है वे आपस में नहीं लड़ने की। ठीक है, अब एक्सेप्ट किस पे तक कर सकती है, तो एक्सेप्ट ए और ओ पे तक कर सकती है। भाई एक्सेप्ट ए और ओ पे से क्यों कर सकती है, क्योंकि ए है भाई, ए तो ए वाले से तो करेगा क्योंकि बिल्कुल सेम है, और ओ वाले से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका एंटीबॉडी है उसमें ए भी है और ए है और बी भी है, तो उसकी जो एंटीबॉडी है ए और बी दोनों होती है ओ में। ठीक है, और इसकी एंटीबॉडी क्या होती है, इसकी एंटीबॉडी बी होती है, तो वो क्या कर सकता है, एक दूसरे से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ए वो डोनेट करेगा ए को और ए बी को, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा ए से और ओ से। बी है
डोनेट कराएगा किसको, बी को और ए बी को, ठीक है, दे की सकता है बी को और ए बी को, लेकिन एक्सेप्ट किससे कराएगा, बी से और ओ से। ए बी है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो डोनेट किसा कराएगा, केवल ए बी को, लेकिन ले किससे सकता है, हर किसी से। और इसलिए ए बी को क्या बोलते हैं, इसको सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे ब्लड ले सकता है उसको सर्वग्राही, और जो सबको दे सके उसको सर्वदाता। तो ओ को बोला जाता है सर्वदाता, और जो ए बी होता है उसको बोलते हैं सर्वग्राही। तो ये क्या करता है, ये इसमें एंटीबॉडी ए बी है, तो डोनेट तो सबसे कर सके, लेकिन एक्सेप्ट किससे कराएगा, केवल और केवल, सॉरी, जो ए बी है वो डोनेट केवल ए बी को कराएगा, लेकिन एक्सेप्ट किससे कराएगा, सभी से। और ओ है जो, वो दे तो सबको सकता है, यानी कि डोनेट तो सबको दे सके, लेकिन एक्सेप्ट किससे कराएगा, केवल ओ वाले से, ठीक है। केवल किससे कराएगा, केवल ओ वाले से। तो कल हम अपना नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्या होता है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव कैसे होते हैं, और आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये ब्लड ग्रुप समझ आए या नहीं आए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ आई होगी। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये समझ आया या नहीं आया।